हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एवं आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बिहार दरोगा की नई भर्ती आने वाली है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसकी तैयारी की जाए, क्या पढ़ा जाए एवं कहाँ से पढ़ा जाए। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि बिहार दरोगा बनने हेतु क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जाएँ। जब हम बात बिहार दरोगा की करते हैं तो इसके लिए हमें साधारणतः 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम लोग प्रीलिम्स यानी कि पीटी भी कहते हैं। फिर इसमें अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो आप मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हो। और यदि आप मुख्य परीक्षा, जिसे हम लोग मेंस कहते हैं, और जब आप यहाँ उत्तीर्ण हो जाते हो फिर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा देने योग्य हो जाते हो, जिसे हम लोग पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो फिर लास्ट में आपका अंतिम रूप से चयन मेरिट लिस्ट में होता है। और यदि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है यानी कि आप फाइनली आप दरोगा बन जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार दरोगा की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि यही पहली सीढ़ी होती है जिसे पार करने के बाद आप अगले चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश करते हो। ठीक है, जब हम प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। यानी कि कुल अंकों की बात करें तो 100 × 2 यानी कि 200 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। और जहाँ पर निगेटिव 0.20 यानी कि निगेटिव अगर हम बोलें तो ना के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हो तब आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि निगेटिव ना के बराबर है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट करने चाहिए, ऐसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, है ना। अगर हम 5 प्रश्न अटैम्प्ट करते हैं, अगर इसमें से हमारे 2 प्रश्न भी सही हो जाते हैं यानी कि हम निगेटिव में नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ भी हम फायदे में ही रहने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले यह बेहद ज़रूरी है कि हम उसके सिलेबस को जान लें कि किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि तैयारी के दौरान हम उन विषयों का अध्ययन कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो जब हम सिलेबस की ओर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर से लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि करेंट अफेयर को अच्छे से तैयार किया जाए। फिर दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है इतिहास यानी हिस्ट्री से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर तीसरा है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर साइंस आ जाता है और साइंस से भी लगभग 20 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में मिसलेनियस यानी कि विविध, जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग से प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास रहता है और ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स रहते हैं और बेसिक रीजनिंग्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इससे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हमारा हो जाता है प्रैक्टिस सेट। जब हम इतने टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, इतने विषयों को कवर कर लेंगे, तब हम अपने आप को आंकने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी है, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यहीं से पता चलता है कि हमारी तैयारी किस स्तर तक पहुँची है। सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए और कहाँ से की जाए, ताकि हम अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर तक ले जा सकें। तो सबसे पहले आ जाता है करेंट अफेयर। चूँकि यहाँ से पिछले वर्षों में 20 से 25 प्रश्न के आसपास पूछे गए हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि करेंट अफेयर को अच्छे से कवर किया जाए। इसके लिए स्पीडी या फिर एडुटेरिया से आप लोग पिछले 1 वर्षों के करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, स्पीडी या फिर एडुटेरिया, है ना। अगर दोनों में बेस्ट की बात की जाए तो दोनों में बेस्ट स्पीडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न छोड़ा नहीं जाता है ना। इसमें लगभग सारे प्रश्न कवर किए जाते हैं और एडुटेरिया जो है यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कवर करता है। और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर और बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक महीने का टॉप 100 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे उसको कवर कराऊंगा। जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं को कवर कराऊंगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट अगर देखें हिस्ट्री यानी कि इतिहास की अगर हम बात करें तो पिछले वर्षों में हमने देखा है कि यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। यानी इतिहास में हम देखते हैं तो इसे हम 3 पार्ट में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। फिर मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि जिसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास कहते हैं, है ना। तो इसमें से भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते रहे हैं। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं,
ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे और इससे क्या होगा कि आपको एक मतलब पैटर्न की समझ हो जाएगी कि आखिरकार प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस स्तर के पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है लूसेंट पढ़ सकते हैं और लूसेंट के साथ साथ आप लोग घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। और इन दोनों को कवर कर लेने के बाद अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से एमसीक्यू लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब हम बात मिडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको लूसेंट और इसके साथ साथ घटना चक्र से आप पढ़ सकते हैं। और इतना कर लेने के बाद जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो इसके अगर आप एमसीक्यू लगा लेते हैं तो फिर मिडिएवल हिस्ट्री के लिए भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर लास्ट में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप लोग लूसेंट जरूर पढ़ें। लूसेंट के साथ साथ आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। स्पेशली स्पेक्ट्रम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं और इसे पढ़ने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिससे क्या होता है कि लूसेंट और घटना चक्र पढ़ना आसान हो जाता है और आपको आसानी से समझ भी आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ऑल सब्जेक्ट्स पीक्यू यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के आपको सारे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर के ही रिपीट हो जाते हैं, है ना, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की। जब हम बात पॉलिटी की करते हैं तो इसके लिए भी आपको लूसेंट या फिर क्राउन, इन दोनों से तो आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास समय है और या आप अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक 2 बार पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई भी पॉलिटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से आपके सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। और पीसीएस एम्पायर यानी कि हमारे इस चैनल पे ही अभी संवैधानिक संस्थाओं की सीरीज चल रही है। इसके बाद मैं हर एक चैप्टर को, पॉलिटी के हर एक चैप्टर को कवर करने वाला हूँ, है ना। पॉलिटी के हर एक चैप्टर को कवर करने वाला हूँ जहाँ से आप जो है यहाँ वीडियो देखकर आप अपने पॉलिटी की तैयारी और बेहतरीन कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको ऑल पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं। और यहाँ से जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ लोगे तो फिर आपको एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू कहाँ से लगाने हैं तो आप कोई भी लूसेंट, क्राउन को या फिर घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है वहाँ से आप लगा सकते हो। फिर जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको लूसेंट की बुक तो पढ़नी ही है। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय पीसीएस एम्पायर, लूसेंट की बुक आप पढ़ लो, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो उसमें दिए हुए पार्ट हैं। और इसके बाद क्या होगा कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जब एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे, लगभग 15 से 20 दिन जब एग्जाम का बचेगा, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आऊँगा, ज्योग्राफी की ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की लाऊंगा, जिसमें ज्योग्राफी की मैं टॉपिक्स बताऊँगा जो आप यहाँ पे देख लेंगे और उसकी तैयारी अगर आप कर लोगे तो ज्योग्राफी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का भी अपने इस चैनल पे कवर करवा दूंगा। और ज्योग्राफी में भी आपको जो है सो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने ही हैं। अगर आप ज्योग्राफी और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी की तो आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र में भी ज्योग्राफी अच्छे से कवर किया गया है, इसलिए आप घटना चक्र अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। और लूसेंट तो पढ़ना ही है क्योंकि लूसेंट बहुत अच्छी बुक मानी जाती है वनडे एग्जाम्स के लिए। हालांकि ये तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, बट फिर भी आप इसके लिए किसी अलग से जो है सो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आप एक पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे। फिर आपके पास जो भी बुक इसके उपलब्ध हो, एनी बुक एंड नोट्स या फिर नोट्स उपलब्ध हों, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। या फिर इसके लिए भी आप लूसेंट या फिर क्राउन की बुक पढ़ सकते हैं, है ना। वैसे मेरा मानना है कि अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं और कुछ करेंट के पार्ट होते हैं वो अगर आप कवर कर लेते हो तो फिर इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट आ जाता है साइंस। साइंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी मस्ट हो जाता है पढ़ना, है ना, क्योंकि हालिया दिनों में विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सीधे के सीधे जो है सो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो ऐसे में एनसीईआरटी पढ़ना ही श्रेयस्कर होगा, है ना। साथ ही एमसीक्यू सॉल्व करना है जो आप लूसेंट या फिर घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव बुक से कर सकते हैं। और जब साइंस की बात करें तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर साइंस किस क्लास के पढ़े जाएं, तो मेरा मानना है कि आप 9, 10, 11, 12 यानी 9 to 12 के का पढ़ सकते हैं। और अगर आप 9 to 12 पढ़ लेते हैं तो फिर साइंस की तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी और फिर कहीं से भी आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब हम साइंस पढ़ लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, एमसीक्यू लगाना है। और याद रखिएगा एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट का लगाना है। और एमसीक्यू के लिए फिर आप लूसेंट या फिर घटना चक्र की बुक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। घटना चक्र की खास बात क्या हो जाती है कि इसमें जो
पिछले एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी तैयारी और हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है मिसलेनियस, यानी कि विविध। विविध के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको प्रीवियस ईयर देखना ही है और साथ में ही आप लुसेंट या फिर क्राउन के पीछे में जो विविध का पार्ट दिया रहता है वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं, है ना। लुसेंट और क्राउन का अगर आप पिछला सबसे पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको विविध टॉपिक मिल जाएगा, जहाँ से आप कवर कर लेंगे। फिर मैंने एक नोट लिखा है कि ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र, यानी कि मैंने जैसे ऊपर के वीडियो में ही बताया कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने ही करने हैं, जिसके लिए आप लुसेंट या फिर घटना चक्र के बुक को ले सकते हो। कर लेने के बाद आप सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एवं किसी भी अच्छे प्रकाशन का टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहीं से यह पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और किन बिंदुओं पर अभी और काम करना बाकी है। अब टेस्ट सीरीज कब से लगाना है, तो देखिए मेरा मानना है कि यदि आप पहले से रेलवे, है ना, बीपीएससी, बीएसएससी या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि आप तैयारी में लगे होते हैं, तो आप स्टार्टिंग से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, है ना। और जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं, यानी कि नए नए हैं इस फील्ड में, तो वो स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आपके सारे टॉपिक तो कवर नहीं किए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, जिससे आप क्या होगे कि डीमोटिवेट फील करोगे, है ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले सारे टॉपिक को कवर कर लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर आप किसी अच्छे प्रकाशन का टेस्ट सीरीज लेकर लगा सकते हो, ठीक है। और कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी क्या है, अभी के टाइम में क्या है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए 6 से 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और हमेशा याद रखना है कि स्मार्ट स्टडी करनी है ना। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि हमें 100 मार्क्स के लिए तैयारी करनी ही नहीं है, यानी कि हमें 100 में 100 स्कोर करना ही नहीं है। हमें प्रीलिम्स की अगर बात करें तो हमें टारगेट करना है 70 प्लस की, और जब हम मेंस की बात करते हैं तो वहाँ टारगेट करना है 80 प्लस की, है ना। अगर आप प्रीलिम्स में 70 स्कोर कर लेते हो तो कंफर्म है कि आपका प्रीलिम्स के लिए, आप मेंस के लिए चुन लिए जाओगे। और फिर अगर आप मेंस में 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो फिर आपका मेरिट लिस्ट बनने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि मेरिट लिस्ट मेंस के यानी मुख्य परीक्षा के नंबरों के आधार पर ही बनता है। और यहाँ पर फिजिकल जो होता है, यानी कि पीटी जिसे हम कहते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी से जुड़ी सारी समस्याओं से रूबरू हो गए होंगे एवं आपके सारी समस्याओं का हल मिल गया होगा। धन्यवाद।